Please, if you haven't got, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप कृपया अभी लगाइए। ये आपकी और आपके करीबियों की जिंदगी you can बचाएगी। save the lives of those you love. दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर भारत के एक आम आदमी तक सबकी जुबान पर पिछले करीब 2 सालों में जो शब्द बार बार आया है वो है वैक्सीन। मौजूदा वक्त में जब कोरोना वायरस जहर बनकर हवाओं में घुल गया है, ऐसे में ये वैक्सीन ही है जो किसी देवदूत की तरह हमारी जान बचा रही है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आज हम बात करेंगे वैक्सीन की। सोचने वाली बात यह है कि वैक्सीन ना तो कोई दवा है और ना ही किसी की दुआ जो किसी बीमारी का इलाज बन सके। बावजूद इसके न जाने कितनी महामारियों और बीमारियों से वैक्सीन ने ही इंसान को बचाया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भी वैक्सीन ही ब्रह्मास्त्र साबित हुई। हमारे देश में वैक्सीन बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। वैक्सीन लगाने के मामले में भी भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वैक्सीन का आविष्कार करने वाले देशों की कतार में हम आज भी इतना पीछे क्यों खड़े हैं? ये पूरा एपिसोड देखिए, आपको ऐसे हर सवाल का जवाब मिलेगा जो आपकी जिंदगी पर असर डालने वाला है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। 16 जनवरी 2021 को देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। खास बात यह है कि टीकाकरण अभियान में इस्तेमाल हुई कोविशील्ड और कोवैक्सीन देश में ही बनाई गई हैं। 10 जनवरी 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन के 149 करोड़ 55 लाख डोज दिए जा चुके हैं। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 95 करोड़ लोग हैं, जिन्हें कोरोना वैक्सीन के 2 डोज देने के लिए 190 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत है। ड्रग कंट्रोल जनरल ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों में इमरजेंसी इस्तेमाल की भी मंजूरी दी है, जिसके बाद कोवैक्सीन अभियान और तेज हो गया है। देश में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं, जिन्हें कोवैक्सीन के 16 करोड़ डोज लगने हैं। 10 जनवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक 2 करोड़ 38 लाख बच्चों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। 11वीं के छात्र शिवम, 10वीं की छात्रा नेहा और 10वीं क्लास में पढ़ रहे 16 साल के आर्यन देश के उन लाखों बच्चों में शामिल हैं जो कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। थोड़ा दर्द हुआ बट अभी ठीक है। अभी ठीक है, कुछ लग नहीं रहा है। अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। मैं एकदम ठीक है। लगने का थोड़ा सा पेन हुआ था बट अब ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। आप कितना इंतजार करना पड़ा? बाहर आप वेट कर रही थी आधे घंटे से, तो क्या सोच रही थी? यही सोच रही थी बच्चे को अच्छा से टीका लग जाए, कैसे लगेगा नहीं लगेगा। पहला टीका है, बच्चे सब डरते थे, मगर सब रिलायंस है, सब सही है, सब अच्छे हैं, बच्चे भी सही है। वयस्कों की तरह ही 15 से 18 साल के बच्चे भी वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन ऐप पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत का ये कोविन प्लेटफॉर्म इतना मशहूर हो चुका है कि कनाडा, मैक्सिको, नाइजीरिया और पनामा समेत करीब 50 देश टीकाकरण अभियान में कागज की पर्ची की जगह भारत की कोविन प्रणाली इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के तहत भारत आज
करीब करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है और उसका रिकॉर्ड उपलब्ध हुआ है, सर्टिफिकेट उपलब्ध हुआ है। तो इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है। रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। कोरोना के इस दौर में वैक्सीन देश के लिए उम्मीदों का पैगाम बन के आई है। कोविड के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। वैसे भी भारत को वैक्सीन कैपिटल यानी वैक्सीन की राजधानी कहा जाता है। दरअसल हम सबसे ज्यादा वैक्सीन लगा ही नहीं रहे हैं, बल्कि बनाते भी हैं। भारत में बनी वैक्सीन दुनिया के कई देशों में भेजी जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब देश के करोड़ों बच्चे वैक्सीन न मिलने से बीमारियों का शिकार बन गए। लाखों लोग बेवक्त मौत के मुंह में समा गए। ये बेबसी का वो दौर था जब देश के पास ना तो आज जैसे चिकित्सा के साधन थे और न ही वैक्सीन जैसा ब्रह्मास्त्र। भारत कई साल पहले पोलियो की बीमारी से मुक्त हो चुका है, लेकिन देश में पोलियो के निशान अभी भी बाकी हैं। बक्सर के रहने वाले 34 साल के राजेश राम जूता पॉलिश करने का काम करते हैं। राजेश का कहना है कि समय पर पोलियो की वैक्सीन न मिलने से वो पोलियो ग्रस्त हो गए और इससे उन्हें जिंदगी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कहानी रायपुर के 31 साल के नंद कुमार सोनकर की भी है। धीरे धीरे हमको बुखार लगा। बुखार लगने के बाद में जो है हमारा लेटरिन बाथरूम बंद हो गई, तो वो झोला छाप डॉक्टर के पास में ले गए। झोला छाप डॉक्टर के पास में ले गए तो डॉक्टर को पोलियो के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। पोलियो के बारे में नॉलेज नहीं था, तो हमको ले गए हॉस्पिटल में भर्ती किए। भर्ती करने के बाद में वो खाली पोलियो का खुराक नहीं दिए, वो खाली ऐसी दवा और सुझा देते गए। हमारा धीरे धीरे दोनों पैर कमर से नीचे सूख गया। चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत होता है और जॉइंट परिवार में है। अपन परिवार में मतलब भाई बहन और आसपास में दोस्त यार हैं, वो लोग मतलब सहयोग करते हैं। परेशानी तो होता है, हैंडीकैप्ट हैं तो कुछ होता ही रहता है। वो तो बताने लायक नहीं है, बहुत सारा परेशानी रहता है हम लोग का। करीब 30 साल पहले कोरोना की तरह ही पोलियो का भी खौफ था। देश में करीब 500 से लेकर 1000 पोलियो के केस हर दिन सामने आ रहे थे। साल 1994 में पोलियो के खिलाफ जब भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी, उस समय दुनिया के करीब 60% पोलियो केस देश में ही सामने आ रहे थे। पोलियो से लड़ने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर हर साल करीब 1,72,00,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन दिया गया। टीकाकरण के इस महाअभियान में करीब 25 लाख प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। देश में पोलियो का आखिरी केस पश्चिम बंगाल के हावड़ा में साल 2011 में सामने आया था और 7 साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। लेकिन देश ने पोलियो से भी लंबी जंग चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के खिलाफ लड़ी है। आजादी के पहले बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे, लेकिन हमने बहुत तगड़ा कार्यक्रम चलाया। हजारों लाखों PHCs लगी। हमने मलेरिया और स्मॉल पॉक्स खत्म कर दिया। मैं हमारे सब डॉक्टरों को, हमारे सब नर्सों को, जितने लोग इस कार्यक्रम में लगे थे, उन्हें आज मुबारक देता हूं। करीब 100 साल पहले पूरी दुनिया में चेचक के वायरस का खौफ फैला था। दरअसल स्मॉल पॉक्स की बीमारी से होने वाली मृत्यु दर कोविड-19 के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। भारत में चेचक की पहली वैक्सीन साल 1802 में वियना से मंगाई गई थी, जिसे 3 साल की एक अंग्रेज बच्ची एना डस्टहॉल को लगाया गया था। लेकिन 1977 में जाकर भारत चेचक की बीमारी से मुक्त हो सका। देश में आज UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम के जरिए
तपेदिक, खसरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, काली खांसी और टेटनस जैसी करीब 12 से ज्यादा जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए बीसीजी, डीटीपी, एमएमआर, ओपीवीटी जैसे अलग अलग वैक्सीन दिए जाते हैं। जाहिर है वैक्सीन के जरिए ही कई बीमारियों को हराया जा सकता है। पिछले 1.5 साल में हमारे देश में पोलियो का एक भी नया केस सामने नहीं आया और अब भारत उन देशों की सूची में शामिल नहीं है जिनमें पोलियो का असर है। चेचक से लेकर कोरोना तक कई बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन ब्रह्मास्त्र साबित हुई है और इसीलिए देश में कई टीकाकरण अभियान चलाए गए। साल 1985 में तपेदिक यानी टीबी के लिए बीसीजी का वैक्सीन आया, टाइफॉइड के लिए डीटीपी और 2002 में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी देश में लॉन्च हुआ। भारत में चेचक का पहला टीका साल 1802 में यूरोप से लाया गया था, लेकिन आजादी के वक्त तक देश में ही चेचक के टीके पर्याप्त संख्या में बनने लगे थे। साल 1962 में चेचक के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी और देश में 1975 में चेचक का आखिरी केस सामने आया था। भारत में हर साल करीब 2 करोड़ 67 लाख नवजात बच्चों और 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत डिप्थीरिया, खसरा, पोलियो, टेटनस, टीबी, डायरिया, हेपेटाइटिस बी और निमोनिया जैसी 12 बीमारियों के वैक्सीन मुफ्त लगाए जाते हैं। बच्चों की मौत की बड़ी वजह डायरिया जैसी बीमारियां और रोगाणुओं के संक्रमण है। ऐसे में वैक्सीन से बाल मृत्यु दर पर काबू पाया जा सकता है। 70 साल पहले जिन लोगों का जन्म हुआ उन्होंने टीबी यानी तपेदिक जैसी लाइलाज बीमारी के कहर को देखा और महसूस किया। 30 साल पहले जो लोग पैदा हुए वो पोलियो जैसी बीमारी के सामने दुनिया के बेबस होने के गवाह हैं। बड़ी माता, छोटी माता यानी चेचक से लेकर पोलियो तक और टीबी से लेकर टाइफाइड तक देश के लिए यह सफर बेहद मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन इन तमाम बीमारियों को वैक्सीन ने हरा दिया और आज भी भारत वैक्सीन को हथियार बनाकर ही कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है। साथियों, भारत के हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेडिकल एजुकेशन में भी अभूतपूर्व रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हेल्थ से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च, दवाओं और उपकरणों में आत्मनिर्भरता को लेकर भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। कोरोना की वैक्सीन के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने जिस तरह अपना सामर्थ्य दिखाया है वो हमें गर्व से भर देता है। दुनिया के करीब 60% वैक्सीन भारत में बनती है और दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता भारत का वैक्सीन बाजार करीब 9,400 करोड़ रुपए का है। 20 दिसंबर 2021 तक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 97 देशों को कोरोना वैक्सीन के करीब 1 करोड़ 28 लाख डोज भारत से भेजे गए हैं। हालांकि जितने बड़े पैमाने पर देश में वैक्सीन बनाई जाती है उतने बड़े स्तर पर वैक्सीन का विकास नहीं होता है। वैक्सीन के ज्यादातर फॉर्मूले अमेरिका और यूरोपीय देशों में विकसित होते हैं और फिर उनका उत्पादन भारत में किया जाता है। कोरोना की जिस वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है उसे भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है। वैक्सीन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फिलहाल 170 देशों को वैक्सीन बेच रही है और उसकी कमाई $800 मिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी है। साल 1966 में जब सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी उस वक्त देश में ज्यादातर बीमारियों की वैक्सीन विदेश से मंगाई जाती थी, लेकिन धीरे धीरे सीरम इंस्टीट्यूट कई बीमारियों की वैक्सीन बनाने लगा और इसी के साथ उसका कारोबार भी बढ़ता चला गया। द टाइम्स के मुताबिक करीब 100 एकड़ जमीन में फैली ये कंपनी हर साल पोलियो, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, रूबेला और डिप्थीरिया जैसी कई बीमारियों से लड़ने के लिए करीब 150 करोड़ वैक्सीन के डोज तैयार करती है। कोरोना का वैक्सीन बनाने के लिए भी सीरम इंस्टीट्यूट ने
मार्च 2020 से ही अपनी तैयारी तेज कर दी थी। और यही वजह है कि जब दुनिया के कई देशों को महंगे दाम पर भी कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, तब भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो सका था। लंदन में, यूके में ऑलरेडी आदमी के अंदर टेस्टिंग चालू हुआ है। सितंबर अक्टूबर में इसका रिजल्ट आएगा। मगर हमने क्या ये रिस्क और हमने क्या ये चांस लिया है कि ये जो हमने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग मई और जून के अंदर हम शुरू करने वाले हैं, हमारे खुद के पैसे से ये रिस्क ले रहे हैं कि फिर सितंबर अक्टूबर में जब रिजल्ट अच्छा आएगा, हमारे देश के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी वैक्सीन बना के रेडी रखी रहेंगी। सीरम इंस्टीट्यूट के पुणे में 2 और यूरोपीय देश नीदरलैंड में 1 प्लांट है। दुनिया में हर साल वैक्सीन के 8 बिलियन डोज बनाए जाते हैं, जिनमें से करीब 1.5 बिलियन यानी 150 करोड़ वैक्सीन की खुराक सीरम इंस्टीट्यूट बनाती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक ने भी चिकनगुनिया और जीका वायरस के टीके बनाए हैं। कोरोना की देशी वैक्सीन कोवैक्सीन भी भारत बायोटेक ने ही तैयार की है। भारत बायोटेक दुनिया के 120 देशों को 300 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देती है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड भी बच्चों के लिए खसरा, हेपेटाइटिस बी और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के टीके बनाने के अलावा रेबीज का टीका भी तैयार करती है। यह कंपनी पिछले 1 दशक में 100 देशों को 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दे चुकी है। अहमदाबाद स्थित जाइडस कैडिला भी कोरोना का वैक्सीन बनाने में पीछे नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में भले ही अमेरिका और यूरोपीय देश हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन वैक्सीन और दवाइयां बनाने के मामले में हम किसी से कम नहीं हैं। भारत वैक्सीन किंग है। यह बात जानकर मुझे बड़ी खुशी होती है। आप भी जरूर खुश हो रहे होंगे, लेकिन अपनी खुशी पर जरा सा ब्रेक लगाइए, क्योंकि भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन हमारे देश में होता है, लेकिन वैक्सीन के विकास यानी वैक्सीन का आविष्कार करने के मामले में हम आज तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाए। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन हम करते हैं, लेकिन इन वैक्सीन्स को बनाने का फॉर्मूला दूसरे देशों से आता है। अगर हमें वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें वैक्सीन का फॉर्मूला भी खुद बनाना होगा। वैक्सीन किसी बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि संभावित बीमारी के संक्रमण से लड़ने का एक तरीका है। यूं तो वैक्सीन बनाने में बहुत सारे केमिकल्स और दूसरी चीजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे मरा हुआ या इनएक्टिव वायरस भी डाला जाता है। किसी वैक्सीन में वायरस का ही छोटा सा हिस्सा भी डालते हैं, जिसे एंटीजन कहते हैं। जब किसी को वैक्सीन लगाई जाती है तो मरे हुए वायरस या उसके हिस्से भी वैक्सीन के जरिए शरीर में चले जाते हैं, और जैसे ही ये मरा हुआ वायरस शरीर में आता है तो शरीर को लगता है कि कोई दुश्मन अंदर आ गया है, और फिर इससे लड़ने के लिए शरीर एक खास किस्म की टी आकार की कोशिकाएं बनाता है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। खास बात यह है कि एक बार एंटीबॉडीज बनने के बाद ये कई दिनों तक शरीर में मौजूद रहती है, और इसी दौरान अगर असली वाला या जिंदा वायरस शरीर में आ जाता है तो उसे फौरन पहचान कर मार देती है, और इस तरह वायरस की चपेट में आने के बावजूद इससे होने वाली बीमारियों से बचाव हो जाता है। विश्व व्यापार संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन बनाने वाले प्लांट में 9000 अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। वैक्सीन बनाने में जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है, उसमें मरे हुए वायरस का एक छोटा सा हिस्सा यानी एंटीजन के अलावा बायो रिएक्टर बैग, प्रोटीन के फिल्टर, लिपिड नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो कैरियर्स और सेल कल्चर मीडिया जैसी चीजों की जरूरत होती है। इसके अलावा वैक्सीन को सुरक्षित करने के लिए प्रोजेक्टिव और स्टेबलाइजर केमिकल, वैक्सीन के सभी घटकों को जोड़े रखने के लिए सरफेक्टेंट और एडजुवेंट का इस्तेमाल भी होता है। वैक्सीन बनाने में काम आने वाले सामान का ज्यादातर हिस्सा यूरोपीय देशों में और बाकी सामान अमेरिका में तैयार होता है। भारत में वैक्सीन का कच्चा माल 30 देशों के 300 सप्लायर के जरिए पहुंचता है। वायरोलॉजिस्ट का कहना है कि वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले सामान का उत्पादन भी देश में ही करना जरूरी है।
अभी के जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें अगर वैक्सीन बनाना है, जैसे कि mRNA है या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाना है, तो सबका हमारे पास तरीका होता नहीं है। उसके लिए कई बार क्या होता है कि हमें जो इस्टेब्लिश्ड वैक्सीन हैं बाहर के, वो वैसे ही हम यहाँ पर बनाने का सोचते हैं, तो उसका पेटेंट रहता है। उसके पेटेंट में जो तरीका और जो रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल करते हैं वो बाहर के देशों का होता है, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम बना सकते हैं, उसका तरीका हमारे पास है, लेकिन पेटेंट होने के कारण हम नहीं बना सकते, ये उसमें मुश्किल है। पोलियो, टाइफाइड, खसरा, टेटनस से लेकर हेपेटाइटिस और चिकन पॉक्स तक ढेरों बीमारियां हैं जिनकी रोकथाम के लिए दुनिया के कई देश मेड इन इंडिया वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वैक्सीन बनाने के फॉर्मूले अभी भी इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, चाइना और अमेरिका जैसे देशों में ही बनाए जा रहे हैं। भारत को इस मामले में अभी बहुत आगे जाने की जरूरत है और इसके लिए देश में रिसर्च की सुविधाएं और लैब्स का ढांचा मजबूत करना बहुत जरूरी है। चीन की ये वही लैब है जहां से कोरोना वायरस के लीक होने का आरोप लगा है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी चीन की सबसे आधुनिक लैब है। चीन के अखबार चाइना यूथ ऑनलाइन के मुताबिक यहां रिसर्च के लिए 1,500 से ज्यादा खतरनाक वायरस रखे गए हैं, जिनमें चमगादड़ से फैलने वाले वायरस भी शामिल हैं। फ्रांस के डिजाइन की गई इस इमारत को बनाने में 15 साल लगे और इस इंस्टीट्यूट को साल 2018 में शुरू किया गया था। इस वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की खास बात इसकी 4 मंजिल की बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक दुनिया में लैब को सुरक्षा के नजरिए से 1 से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब में सबसे ज्यादा जैव सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरती जाती हैं। ऐसा पूरा पहन के पूरा सर से लेके पैर तक पूरा ढका रहता है, पूरा स्टेराइल रहता है और जैसे हम काम करके बाहर आते हैं उसे निकाल फेंक के वो रीयूज नहीं होता है, डिस्पोजेबल होता है और वहाँ फिर से मुझे नहा के अपने रेगुलर कपड़े पहन के आना पड़ता है। सिमिलरली इन लेवल 4 हमको वहाँ का हवा भी वो पॉजिटिव प्रेशर में हम रहते हैं, तो पीछे हम ऑक्सीजन का सिलेंडर, जैसे आप डाइविंग करते समय देखे होंगे डाइवर्स कैसा पहनते हैं, एक रेस्पिरेटर रहता है। लेवल 3 और लेवल 4 में रेस्पिरेटर पहनना पड़ता है और पीछे हमारा ऑक्सीजन टैंक बांध लेते हैं ऐसे और उससे ही हमको हवा लेना पड़ता है। दरअसल BSL 4 लैब में प्रयोग के लिए सबसे खतरनाक रोगाणु रखे जाते हैं। यही वजह है कि ऐसे लैब आबादी से काफी दूर बनाए जाते हैं। इनकी इमारत में पानी और हवा की सप्लाई भी अलग से होती है और इन लैब में संक्रमण मुक्त करने का सिस्टम भी लगाया जाता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 15 BSL 4 लैब हैं। चीन का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और आधुनिक लैब है और कनाडा का नेशनल माइक्रोबायोलॉजी BSL 4 लैब भी मशहूर है। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक साल 2020 में चीन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम पर 28 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि 2020-21 में भारत सरकार ने हेल्थ रिसर्च के लिए 2100 करोड़ रुपए और बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत चल रहे प्रोजेक्ट के लिए 2507 करोड़ का बजट रखा था। जाहिर है अनुसंधान के साधनों को मजबूत किए बिना वैक्सीन बनाने के मामले में भारत आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। कोरोना महामारी ने एक बार फिर दुनिया को वैक्सीन की अहमियत बता दी है। हमने भी वैक्सीन को लेकर बड़ा सबक सीखा है। आप खुद सोचिए क्या होता अगर हमें वैक्सीन के लिए दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ता। लेकिन वैक्सीन का सिर्फ उत्पादन ही काफी नहीं है, बल्कि हमें इसे बनाने में काम आने वाले सामान के अलावा वैक्सीन के विकास पर भी फोकस करना होगा। देश इस राह में आगे कैसे बढ़ सकता है, आइए इस बारे में विशेषज्ञों की राय भी जान लेते हैं। बहुत सारी जो हमारी
बैरियर्स हैं उनको ओवरकम करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया रॉ मटेरियल्स का इशू, या जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीबन 9000 के करीब मटेरियल यूज़ होते हैं वैक्सीन्स को बनाने में। तो कुछ मटेरियल्स इसमें से यूनाइटेड किंगडम बनाता है और उसमें यूनाइटेड किंगडम जो बनाते हैं वो मोस्टली इक्विपमेंट होते हैं, और हमारी जो सप्लाईज़ होती हैं जैसे प्लास्टिक बैग्स हैं, कल्चर प्लेट्स वगैरह हैं, वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स से आती हैं। तो हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना पड़ेगा कि हम सारी की सारी सप्लाईज़ जो हैं अपने देश में बनाएं। हमें रिसर्चर्स को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो ऑनेस्टली जो है रिसर्च कर पाएँ। तो इसमें सरकार, फार्मास्यूटिकल कंपनी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस सबकी ही बहुत बड़ी भागीदारी होगी। और हो रहा है जिस तरीके से अभी माहौल बनाया जा रहा है, इसमें दो है, एक तो रिसर्च डेवलपमेंट में और दूसरा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी माहौल बनाना। तभी लोग यहाँ पे आके R&D करेंगे, में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाएंगे। वो जिसे इश्क की जहरीली हवा लगती है, न दुआ लगती है उसको, न दवा लगती है। ये तो खैर शेरो शायरी है, लेकिन दवाएं और दुआएं दोनों जिन बीमारियों से हार गईं, उनसे लड़ने और जीतने के लिए वैक्सीन का हथियार ही काम आया। जैसे सड़कों पर आपने बैरियर्स देखे होंगे, ठीक वैसे ही हमारे और कोरोना वायरस के बीच कोरोना वैक्सीन एक बैरियर बनकर खड़ी हो गई है। अगर अब तक आपने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए तो आप अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, और यह खेल बहुत महंगा पड़ सकता है। इस प्रार्थना के साथ कि हम सब सुखी हों, निरोग हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। फिर लौटेंगे भारत का युग लेकर। नमस्कार। ABP न्यूज आपको रखे आगे।